जी को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी व्यवहारिकी। ये इथोलॉजी की सबसे फर्स्ट ब्रांच है। पर्यावरण में जितने भी जैविक घटक होते हैं, यानी कि जो जैविक घटक का मतलब है जीवित घटक, जैसे प्राणी हो गए, जंतु हो गए, तथा अजैविक घटक जैसे कि ताप, नमी, वायु आदि के बीच आपस में जैविक घटक और अजैविक घटक, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ न कुछ संबंध होता है और संबंध होने से जीव जंतु व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के यही कहलाता है इको इथोलॉजी कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए समझते हुए, जैविक घटक पर्यावरण है, उसमें जैविक घटक है जैसे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये जीवित हैं। और अजैविक घटक हो गए जैसे ताप, सूर्य का प्रकाश, पानी, वायु जो भी है, ये सारे अजैविक घटक हो गए। अब जैविक घटक मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को कहीं ना कहीं ये अजैविक घटक पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे ताप है, सूर्य का प्रकाश है आदि पे डिपेंड होना पड़ता है। अब जैसे पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, जीव जंतुओं को पानी की आवश्यकता है, डिपेंडेंसी है इन दोनों के बीच में। और जब डिपेंड होते हैं तभी आपस में एक संबंध जुड़ता है, और संबंध होने से ही कोई भी जीव व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो जैविक घटक और अजैविक घटकों के बीच में आपस में संबंध होने से जीव जंतु व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और वो जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उसी को इको इथोलॉजी कहते हैं। अब इको इथोलॉजी के बाद में सेकेंड ब्रांच आती है एनिमल फिजियोलॉजी। अब ये जो एनिमल फिजियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं बाह्य व्यवहारिकी या कारिकी। अब जो जीव जंतु होते हैं, जंतुओं के बाह्य व्यवहार एवं बाह्य कारिकी से संबंधित व्यवहार का अध्ययन ही एनिमल फिजियोलॉजी कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई जीव जंतु है, वो अपने पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम करने के लिए जाता है, और कुछ न कुछ जब वो काम करता है, चाहे वो शिकार कर रहा हो, चाहे वो किसी जॉब पे जा रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, कोई भी जीव है, चाहे इंसान हो चाहे दूसरे जीव हो, पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम करते हैं। जब वो काम करते हैं तो वो भी कुछ न कुछ अपना बिहेवियर प्रदर्शित करते, व्यवहार प्रदर्शित करते, और उसी का अध्ययन करना एनिमल फिजियोलॉजी की कहलाता है। अब थर्ड नंबर की ब्रांच है न्यूरो इथोलॉजी। जो न्यूरो इथोलॉजी है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिकीय व्यवहारिकी। तंत्रिकीय व्यवहारिकी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितना भी अध्ययन होता है, जीव जंतु सभी के पास तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, चाहे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या पेरिफेरल हो या ऑटोनोमल नर्वस सिस्टम हो। परंतु ये जो तंत्रिकाओं के माध्यम से कुछ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या शरीर के अंदर हॉर्मोन्स का स्त्रावन होता है। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ये तंत्रिकाएं होती है, इसके द्वारा जीव जंतु कुछ न कुछ व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, और उसी व्यवहार का अध्ययन करना ही तंत्रिकी व्यवहारिकी कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने गर्म पतीले के ऊपर यदि आपका हाथ टच हो जाए, तो आपका हाथ टच होने के से वहाँ की जो तंत्रिकाएं होती है वो तुरंत ब्रेन को मैसेज पहुँचाती है कि आपका हाथ कहीं जल गया है। तो ह्यूमन क्या करता है, जैसे ही वो जलता है वैसे सडनली अपना हाथ पीछे खींच लेता है। तो उसने कुछ न कुछ बिहेवियर प्रदर्शित किया, किसके द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा। या शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स स्त्रावित होते जिसके कारण कोई भी जीव चिड़चिड़ा या अग्रेसिव हो जाता है। तो ये सारे बिहेवियर जो प्रदर्शित होते हैं हार्मोन्स और तंत्रिकाओं के द्वारा, ये न्यूरो इथोलॉजी के अंतर्गत ये इसका अध्ययन कहलाता है। अब उसके बाद में है इथोजेनेटिक्स। इथोजेनेटिक्स यानी कि वंशागत व्यवहारिकी। कुछ जीवों में ऐसे बिहेवियर होते हैं जो जेनेटिकली जीन या जीनोटाइप के द्वारा से संबंधित व्यवहार होते हैं, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत लक्षणों द्वारा जीव जंतु जो व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उसी का अध्ययन करना इथोजेनेटिक्स कहलाता है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ लक्षण ट्रांसफ़र होते हैं जिसके द्वारा जीव जंतु व्यवहार प्रदर्शित करते, इन व्यवहारों का अध्ययन ही इथोजेनेटिक्स या वंशागति की व्यवहारिकी कहलाता है। अब इसके बाद में 5वें नंबर की ब्रांच है इसकी जातिव्रत व्यवहार। जातिव्रत व्यवहार यानी कि प्राणियों के व्यवहार के उद्विकास का क्रम जो होता है उसी का अध्ययन करना जातिवृत्तीय व्यवहार कहलाते हैं।
अब छठवें नंबर का जो है वो है बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि व्यवहारिकी भ्रूणिकी। अब ये जो ब्रांच है, प्राणी यानी कि जंतु जब जन्म के पूर्व, यानी कि किसी भी जंतु का जब बर्थ नहीं होता है, जब वो गर्भावस्था में होता है, मतलब गर्भावस्था मतलब वो जब माँ के गर्भ में होता है, भ्रूण होता है, तो भ्रूण अवस्था में जो व्यवहार प्रदर्शित करता है, अर्थात जन्म के पूर्व भ्रूण के विकास तक प्रदर्शित व्यवहार को व्यवहारिकी भ्रूणिकी कहलाती है। मतलब जो भ्रूण होता है धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वो बड़ा होने के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे व्यवहार प्रदर्शित करता है, कुछ न कुछ एक्टिविटी करता है, उस व्यवहार को व्यवहारिकी भ्रूणिकी या बिहेवियरल एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। फिर 7वें नंबर की ब्रांच है ह्यूमन इथोलॉजी। तो ह्यूमन इथोलॉजी के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन होता है, यानी कि जो ह्यूमन होता है उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी की ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ इथोलॉजी। अब इथोलॉजी का जो स्कोप है उसको देखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्कोप है इसका, जैसे खतरनाक जीव जंतुओं से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए एवं शिकार करने के लिए प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक होता है। यदि प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन नहीं होगा, इथोलॉजी हमें पता नहीं होगी, तो हम किसी भी जीव जंतु से स्वयं को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और किसी दूसरे जीव को भी आपस में सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। तो ये इथोलॉजी की स्टडी यहाँ पे स्कोप है। दूसरा है पशुपालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, जितने भी कल्चर होते हैं, जितने भी पालन होते हैं जीव जंतुओं के, इसका बहुत अधिक स्कोप होता है, बहुत अधिक कार्यक्षेत्र है, बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र है। और इसके ये तभी संभव है जब हम प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन कर सकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। थर्ड स्कोप है चिड़ियाघरों में आपस में जीवों को एवं इंसान को सुरक्षा के लिए, जैसे कि चिड़ियाघरों में आपस में जीव एक दूसरे से लड़ाई ना करे, इसके लिए भी हमें बिहेवियर पता होना चाहिए कि कौन से जीव दूसरे जीव के प्रति उनका बिहेवियर ठीक नहीं है। तो बिहेवियर का अध्ययन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए भी चिड़ियाघरों के लिए भी स्कोप है, स्वयं को सुरक्षित और बहुत सारे कारणों के लिए इथोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। इसका रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस बुक 2 चलती है इसमें इथोलॉजी के पेपर के लिए। सबसे फर्स्ट है डॉक्टर रीना माथुर की, एक बुक का नाम है एनिमल बिहेवियर, बहुत अच्छी बुक है। दूसरी बुक है डॉक्टर VK अग्रवाल की, इनकी बुक का नाम है एनिमल बिहेवियर इथोलॉजी। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।